नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेपाल में 40 यात्रियों को लेकर जा रही एक भारतीय बस नदी में गिर गई। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। ये हादसा तनहून जिले में हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई भारतीय बस हादसे का शिकार हो गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहून के एसपी बीरेंद्र शाही ने हादसे की जानकारी दी है। सेना और सशस्त्र बलों को सूचित कर दिया गया है। बस का नंबर यूपी FT 7623 बताया जा रहा है। वहीं बचाव कार्य जारी है। वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, KL ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी है। वहीं राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं पा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि ये सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालने आई है, लेकिन अब जनता अपने कंधों पर सरकार द्वारा डाले जा रहे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है। और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपए देने के भरे गए हैं। सब जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में CM स्यूट है वहां रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने साथ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूं। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, यह भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूं कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए। ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे। पूरे देश में DA 50% सबको मिल गया, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को DA जो है वो 34% मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। और जब खजाना खाली होने की बात आती है और कोई मित्र उनके आंसुओं को पूछने के लिए रुमाल दे देता है
तो उसको तुरंत जो है कैबिनेट रैंक जो है दे दिया जाए। तो इन डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से जल्द डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। यही नहीं, राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को कहा कि उन्हें जो वित्तीय लाभ मिल रहे हैं वो आगे भी मिलते रहें, तो इसके लिए उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना होगा। सड़क पे उतरने की बात है, वो इनके टाइम पे इससे बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहां कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है। हम विरासत के कर्जे को ढो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जहाँ पे हम पुराने कर्जे की जो लोन रीपेमेंट है उसको भी दे रहे हैं, अपने विकास के कार्यों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ में जो भविष्य के लिए हमें मैन पावर चाहिए उसकी भर्तियां भी हो रही हैं। तो सरकार की कोई एक्टिविटी ना रुके, इसकी तरफ भी जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि डीए तब मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति वैसी रहेगी। इससे पहले जो सरकारें रही उनके पास एक विकल्प था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते थे। अगर कम लोन लेने से बात नहीं बनती थी तो ज्यादा लोन ले लेते थे, लेकिन वर्तमान सरकार के पास वो विकल्प इस साल में नहीं है। हमारा जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो 6,000 करोड़ की फिक्स है, और 6,000 करोड़ से लोन ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए जो है कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं, और जो प्रशासनिक दक्षता वर्तमान सरकार में देखने को मिलती है ऐसी पिछली पूर्व सरकार में देखने को नहीं मिलती थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार की जो ये वित्तीय एक मैं कहूँगा कि पूरी तरह से जो डिरेलमेंट हो गई है, जो पूरी तरह से जो वित्तीय स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये इसके लिए पूर्व की सरकार जो है ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने जो है संसाधन जुटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो संसाधन पहले से उपलब्ध थे उनको लुटाने का काम किया। तो हमने जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया है। जहां हम जरूरी खर्चे कर रहे हैं वहीं पे संसाधन बढ़ाने पे भी। तो मानसून सत्र को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि दूसरे राज्यों में ये सत्र नाम का ही होता है, लेकिन हिमाचल में इस सत्र में 35 बैठकें होती हैं। जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। वहीं मानसून सत्र इस बार 10 दिन का हो रहा है ताकि सभी सदस्य अपनी बात रखें। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी माननीय विधायक अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी, और डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक एक्टिविटी है, जिसके माध्यम से जहां लोगों की विभिन्न क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात वहां पे रखते हैं, वहीं पे सरकार की जो कारगुजारी है उसमें भी सुधार के लिए कई सुझाव जो इसमें मिलते हैं। नए कानून पास होते हैं, सरकार को भी अपनी पक्ष रखने के जो है इसमें मौका मिलता है, और विपक्ष को भी। और सरकार जो है पूरा मौका देना चाहती है विपक्ष को भी अपनी बात रखे, और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी, क्योंकि विधानसभा सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार को भी मैंने कहा कि उनकी बातें जो सरकारी कार्यशैली में बेहतरी के लिए या नई कदम उठाने के लिए जो भी सुझाव मिलते हैं, क्योंकि चर्चा से ही नई चीज़ों का जन्म होता है, तो हमारी सरकार इसमें इससे बचने के लिए जो है प्रयासरत नहीं थी, बल्कि
जब ये कैबिनेट में आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है खुलकर जो है विपक्ष को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है। जो भी फैसले लिए हैं वो सब पब्लिक के हित में लिए हैं और वो पब्लिक फोरम पे हैं। तो ऐसे में कोई सेशन की अवधि कम करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी जो है वो नाम के सत्र होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से ही ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि हम 35 सीटिंग जो हैं वो मिनिमम करते हैं और हमारी सरकार की भी उसके लिए वचनबद्धता। तो वहीं कीतरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत बन रहे पंडो बाईपास टकोली प्रोजेक्ट का काम बीते 3 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। यहां 2 कंपनियों की आपसी खींचतान की वजह से काम रुका पड़ा है। वहीं ठेकेदारों का भुगतान न होने से वो भी कर्ज तले डूब गए हैं। आपको बता दें कि पंडो बाईपास टकोली प्रोजेक्ट का काम शाहपुर जी पलौन जी कंपनी को मिला हुआ है। कंपनी ने इस काम को एफकॉन्स कंपनी को सबलेट कर रखा है। जितने भी ठेकेदार हैं वो सभी एफकॉन्स के अधीन काम कर रहे हैं। ऐसे में इनकी अदायगी की जिम्मेदारी भी एफकॉन्स की ही बनती है, लेकिन कंपनी बीते 1.5 साल से ये कहकर भुगतान नहीं कर रही है कि उन्हें शाहपुर जी पलौन जी कंपनी की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है। टकोली बाईपास रोड का जो काम चल रहा था वो 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है और जो हमारा इतना कंस्ट्रक्शन का वर्कर सारा जो हमारे यहाँ के जो जितने लोकल ठेकेदार थे उन्होंने इस काम को किया है और बड़ी मेहनत से किया हुआ है। आज हमको लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो गया कि हम जो है 5 लाख अगर बिल देते हैं तो ये 50,000 रुपये जो हमें पेमेंट करते हैं या 1 लाख रुपए देते हैं। उस तरह से जिन्होंने अपना काम जो है 1.5 साल से चलाया हुआ था। हम मांग ये करते हैं कि मोदी जी आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि सामरिक दृष्टि से जो आपका प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, लेकिन अभी इनका बीच में क्या गुत्थम गुत्थी चली है। हम चाहते हैं गडकरी जी जो है हमें पेमेंट जो है किसी भी हिसाब से करवाए। पूरे भारत को पता है कि ये रोड आर्मी के लिए बना हुआ है और बड़ा जल्दी बनना चाहिए और ये 3 महीने से बंद है। डेवड की टनल बंद है और मैं चाहता हूं कि गडकरी भी अपने जो हमारे मंत्री है गडकरी जी को भी ध्यान दे कि जो ये रोड है आर्मी के लिए जरूरी बनना है और जल्दी बनना चाहिए। और जितने भी हम ठेकेदार है हमको तो इन्होंने रोड पर खड़ा कर दिया है। हमारे पास कुछ नहीं रहा है। हमको 10 तारीख का टाइम दिया है फाइनेंसर में और जितनी भी गाड़ियां है हमारी वो चले जाएगी और इसकी जिम्मेदार कंपनी होगी और NHI होगी और शाहपुर जी होगी। और शाहपुर जी से भी हम दरखास्त करते हैं कि जितना भी काम किया है कंपनी ने उनको भी पैसा दे, NHI भी उनको पैसा दे ताकि हमें भी मिल जाए। मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ के आसपास का जो है ठेकेदारों का जो पैसा फंसा हुआ है, परंतु पिछले काफी लंबे समय से पत्र द्वारा लिखित और मौखिक रूप से हम लोगों ने सूचित भी किया, मगर कंपनी के द्वारा जो है कोई भी जो इसके ऊपर जो है उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिए आज हम सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलजुल के जो एक लिखित सूचना जो है मैनेजमेंट को दे दी है और उसमें हमने 1 सप्ताह का टाइम इन्हें जो इनको दिया है कि विद इन वीक जो है सभी ठेकेदारों की जो है पूरी जो पेमेंट है वो दी जाए, ताकि हमारी जो GST का EPF का जो कंप्लायंसेस कंप्लीट हो और जो है आपके जो हमारे लोन के जो है उसकी EMI जो हम लोग भर पाए। अगर इस एक सप्ताह के अंदर ये लोग जो है ये पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो हम अगले 1 सप्ताह के बाद सब लोग अगली रणनीति तय करेंगे और हो सकता है हम लोग जो है सड़क में जो रास्ता जो अपना जो काम हमने किया है ये टनलों के अंदर ये सारी चीजें हम जहां काम किया हम रोड बंद कर देंगे, यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। इसके लिए जिम्मेवार जो कंपनी प्रबंधन। तो हिमाचल प्रदेश की 17 दवाओं से देश विदेश के 57 सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने जुलाई का ड्रग अलर्ट जारी किया है और खराब पाई गई दवाओं का स्टॉक वापस मंगवाने का निर्देश दिया है। राज्य दवा नियंत्रक ने संबंधित दवा उत्पादकों को नोटिस जारी किया है। CDSCO की जांच में हिमाचल के 12 दवा उद्योगों में निर्मित 17 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। CDSCO द्वारा जारी जुलाई माह के ड्रग अलर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दवाओं का निर्माण बद्दी, टाहलीवाल, झाड़माजरी, सोलन, पाउंटा साहिब, नालागढ़ और परवाड़ू स्थित दवा उद्योगों में हुआ है। वहीं मंडी पुलिस का नशे के काले कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान जारी है और इसी के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने सरकाघाट से 2 आरोपियों को के कब्जे से 2.043 किलो
ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए मंडी के एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सरका घाट की टीम ने 2 आरोपियों को 2.043 किलोग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हमारे सरकाघाट थाने में 2 किलो 43 ग्राम 2 kg 43 ग्राम चरस बरामद की गई है 2 व्यक्तियों से। उनके नाम है संजीव कुमार, वो रेजिडेंट है सरका घाट के, और आशीष शर्मा, वो रेजिडेंट है हमीरपुर के। इन दोनों से 2 kg 43 ग्राम चरस जो है पुलिस ने रिकवर की है। अभी इस केस में फर्दर जो जांच है वो जारी है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जो रिकवरी है उसके बेस पे एफआईआर दर्ज कर दी और बरसात के मौसम में जल जनित रोगों के फैलने की आशंका बनी रहती है। कई बार इकट्ठे हुए पानी से डेंगू जैसे रोग फैलते हैं जो मच्छरों के काटने से होता है। इस समय जिला सिरमौर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अब तक 1322 मामले आ चुके हैं। जिला मुख्यालय नाहन के अमरपुर मोहल्ला में ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। सिरमौर जिला में 1322 डेंगू के मामले अभी तक आए हैं। जो भी जितने भी मरीज हैं वो लगभग किसी को भी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, सीरियस नेचर की बीमारी नहीं है। ज्यादातर लोग ओपीडी से ही दवाई खा रहे हैं, कुछ लोग एडमिट भी हैं। कोई अभी तक इसमें कोई मृत्यु मरीजों की नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर, डेंगू को लेकर पूरी तरह से सजग है। हम हफ्ते में एक बार नाहन शहर में, क्योंकि ज्यादा केसेस नाहन शहर के हैं, तो नाहन शहर में ड्राई डे करवा रहे हैं। हम एक पहले रैली करते हैं, उसके बाद हम लोगों के घर घर, हमारी 20 टीम्स हमने बनाई हैं जो लोगों के घर घर जाकर उन्हें एजुकेट भी करती है और उन्हें साथ के साथ अपने घर में अगर कहीं पानी स्टोर करके लगाकर कई दिनों से नंगा पड़ा रखा हुआ है तो उसको खाली करने के लिए भी कहती है और साथ में करवाती भी है। अब लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक लोग अपने आप खुद अपने आप को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक बीमारी को रोकने के प्रयास अधूरे ही रहेंगे। डेंगू ऐसी बीमारी है जिससे बचा बड़े आराम से जा सकता है। आप पूरी बाजू के कपड़े पहने, सुबह शाम घर से बाहर निकलने में थोड़ी परहेज करें। अगर बाहर निकलते हैं तो मॉस्किटो नाशक क्रीम लगा के बाहर निकलें, पूरी बाजू के कपड़े पहन के बाहर निकलें। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां वार्ड नंबर 11 बड्डू में किराए के कमरे में रह रहे एक परिवार के लिए जीवन जीना आफत से कम नहीं है और जीवन बसर करने के लिए भीख मांग कर गुजारा कर रहे पति पत्नी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले 1.5 साल से बड्डू में किराए के कमरे में रह रहे पति पत्नी आज के समय में पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही सरकार और प्रशासन से जीवन जीने के लिए पेंशन लगाने के साथ साथ रहने के लिए एक छोटे से घर की मांग कर रहे हैं। 25 साल हो गए इनको रहते रहते ही। क्या समस्या आ रही है आपको, क्या है? जी मुझे दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। मुझे करीब 35 साल हो गई। मेरा आदमी भी, मेरे घर वाले भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ। हमारी इतना करवा दो कि कोई कम घर मिल जाए, लैट्रिन बाथरूम मिल जाए और पेंसिल बन जाए हमारी। गुजारा कैसे कर रहे हैं तो आप? गुजारा शनिदेव के मंदिर जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, खाते हैं अपने दाल रोटी, किराया देते हैं, 2000 रुपए किराया देते हैं। समस्या यही है, हमारे पैर खराब हो गए हैं, तो हमारे पैर खराब हैं, हमारी हेल्प की जाए अच्छी से अच्छी तरीके से। आपके शहर में, आपके चरणों में रह रहे हम कितने सालों से, पर हमारी कोई देखभाल नहीं हो रही है अच्छी तरीके से। भाई यही हम चाहते कि हमें कोई छत मिल जाए रहने के लिए। किराया देते देते थक गए, 25 साल से किराया देते देते जिंदगी गुजर गई हमारी। आधे पैर खराब हो गए, पैर खराब हो चुके हमारे। घर वाली आंखों से दिखता नहीं है, हम इसकी परवरिश करें कि अपनी घर है, क्या करें बेचारी की। हम इसको रोटी बना के भी नहीं दे सकते, इसको लैट्रिन बाथरूम करा नहीं सकते, कैसे कराएंगे? हम इसके पालन पोषण करते थे, रोटी पानी इसको बना के देते थे, लैट्रिन। तो वहीं कुल्लू के बुनतर के साथ लगे हाथी थान में एक तेंदुआ दिन दहाड़े अनार के बगीचे में घूमता नजर आया। तेंदुए के दिखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों को तेंदुआ अनार के बगीचे में घूमता हुआ नजर आया। तेंदुए को देखते ही ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
शोर सुनकर तेंदुआ मौके से भाग गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी दिनों से तेंदुआ यहां घूम रहा है और कुछ पालतू कुत्तों को अपना शिकार बना चुका है। दिन दहाड़े तेंदुआ दिखने से लोग सहमे हुए हैं। वहीं हिमाचल में मानसून सीजन में हो रही बरसात के बीच ब्यास नदी उफान पर है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे संकरे रास्ते को ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पार करने को मजबूर हैं। इस संकरे रास्ते पर अगर जरा सा भी किसी का पैर फिसला तो सीधे ब्यास नदी में समा जाएगा। 9 मील के साथ लगती ग्राम पंचायत मैड़ी के लोगों को उफनती ब्यास के किनारे बनी सड़क को पार करने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है और हर समय यहां पर ब्यास नदी में गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन गांव के लिए और कोई भी रास्ता ना होने के कारण जान हथेली पर रखकर यहां से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण उपायुक्त मंडी से मांग करते हुए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को सही तरीके से बनवाया जाए। पास हम एक पंचायत की तरफ से ज्ञापन लेकर आए थे जिसमें 9 मील भ्याली और थाच एक रास्ता है उसके विषय से रिलेटेड था। तो वहाँ पर हमारे काफ़ी बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, गांव के बुजुर्ग लोग भी जाते हैं और डेली आना जाना सुबह शाम रहता है। और वो रास्ता पिछले साल बारिश की वजह से दरिया जब ज़्यादा चढ़ गया था ब्यास नदी, उस दौरान वो बह गया था। वो बहने के कारण वो रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके दौरान उसके बाद फिर दोबारा उसके लिए डीसी साहब से, जो ये डीसी साहब हैं, इससे पहले जो डीसी साहब थे उनसे 1 लाख रुपए की परमिशन करके, परमिटेड करके उसके रास्ते के लिए लिया गया था। तो उसके बाद वो पैसा पंचायत में आया था। पंचायत वालों ने किस प्रकार से वो काम किया वो पता नहीं। वहीं बालूगंज और चौड़ा मैदान के बीच एमएलए क्रॉसिंग के पास हुए भूस्खलन के चलते 5वें दिन भी सड़क मार्ग बाधित रहा। सभी वाहन फिलहाल चक्कर से होकर समरहेल, टूटू, बिलासपुर, हमीरपुर जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक हुई बारिश से 120 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो गई है। इस सीजन में 135 घर पूरी तरह जमींदोज हुए हैं, जबकि 408 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब मानसून धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। 25 अगस्त से 6 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बालूगंज में जहां पर 5 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसे में खासकर जो बालूगंज से चौड़ा मैदान और एमएलए क्रॉसिंग से बालूगंज जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से बाधित है। वहीं जो मौसम विभाग ने फिलहाल 48 घंटों के लिए जो मौसम साफ रहने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जो 25 के बाद जो मौसम है फिर बदलेगा। अगर देखा जाए पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। इस वर्ष जो नुकसान है वो भले ही कम है, लेकिन जो सड़क मार्ग है कई क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि फिलहाल यहाँ सड़क मार्ग की तस्वीरें दिखा जाए। जिस तरीके से जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में खासकर हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है धीमा पड़ गया है। इस सप्ताह यानी 15 से 23 अगस्त के बीच जो प्रदेश में सामान्य से 20% कम बारिश और पूरे मानसून सीजन में 23% कम बादल बरसे हैं। आज और कल बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 25 अगस्त से लेकर जो 25 से जरूर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे 6 जिलों खासकर बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आगामी 28 अगस्त तक जो बारिश के आसार नहीं है। और प्रदेश में 1 जून से लेकर 22 जून तक 558.8 मिलीमीटर सामान्य से कम बारिश हुई है। अन्य जिलों में भी जो सामान्य से कम बादल बरसे हैं। कांगड़ा जिला में अगस्त महीने के दौरान अच्छी बारिश हुई है, मगर पूरे मानसून सीजन में कांगड़ा में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं अगर देखा जाए प्रदेश में अब तक हुई बारिश से 120 यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 1200 करोड़ से अधिक का सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और इस सीजन में 135 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 408 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। मानसून में जो बरसात के दौरान इस बार 55 दुकानें, 3 लेबर शेड और 409 गौशालाएं भी तबाह हुई है। प्रदेश में बीते सप्ताह हुई बारिश के कारण प्रदेश भर में 59 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी है। लोक निर्माण विभाग ने दावा किया है कि 25 अगस्त तक जो सभी सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं अगर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में जो किसान और बागवान है उनकी चिंताएं जरूर बढ़ी है। खासकर हिमाचल प्रदेश में 55,000 करोड़ से अधिक का जो कारोबार है वो सेब पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रशासन ने सभी जो सड़क मार्ग को बहाल करने की नीति निर्देश जारी किया है। खासकर बीते दिन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बालूगंज एमएलए क्रॉसिंग का निरीक्षण किया तथा उन्होंने वैकल्पिक मार्ग यानी कि 15 दिनों तक खोजने का प्रस्ताव दिया है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। खासकर जो बालूगंज से चौड़ा मैदान, बालूगंज से एमएलए क्रॉसिंग बंद होने के चलते जो सारा जो डाइवर्ट जो सड़क मार्ग है वो फिलहाल जो चक्कर से होते हुए जो लोग समरहिल बालूगंज जा रहे हैं। कामशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज। हमें साथ इस बुलेटिन में ताही देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर।